आज इस कक्षा में हम लोग पढ़ेंगे राजस्थान की जलवायु। आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान की जलवायु। ठीक, राजस्थान की जलवायु को समझने से पहले हमें थोड़ा सा जलवायु को समझना ज़रूरी है कि जलवायु क्या होती है, जलवायु किसे कहते हैं। आपके सामने दो शब्द अक्सर आते हैं, एक मौसम और दूसरा जलवायु। पहला मौसम और दूसरा जलवायु। अब मौसम और जलवायु में क्या अंतर है? कई बार हम ऐसा समझ लेते हैं कि मौसम और जलवायु में विशेष कोई अंतर नहीं होगा, लेकिन दोनों में बहुत अंतर है। अंतर क्या है कि मौसम जो होता है वो अल्पकालिक होता है। मौसम कैसा होता है? अल्पकालिक होता है, अर्थात समय समय पर बदलता है। उदाहरण के लिए अभी शीत ऋतु चल रही है, ठंड का मौसम ऋतु जो है वो कौन सी है? ठंड की ऋतु चल रही है। लेकिन आप दोपहर के 1 बजे धूप में बैठोगे तो आपको क्या लगेगा? गर्मी लगेगी। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि अभी गर्मी है? कह सकते हैं? नहीं कर सकते, कहीं नहीं कह सकते हैं। वैसे अभी कुछ समय पहले शादियों का सीजन चल रहा था, अचानक से क्या हो गई थी? बारिश हो गई थी। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि बारिश की ऋतु चल रही है, या अगले साल भी इस समय बारिश होगी, ऐसा कहा जा सकता है क्या? नहीं कहा जा सकता है। क्यों? क्योंकि ये सब किसका परिणाम है? मौसम का परिणाम है। जलवायु का अर्थ क्या है? तो जलवायु किसी समय किसी क्षेत्र के अंदर दीर्घकालीन मौसमी दशाओं का योग क्या कहलाता है? जलवायु कहलाता है। जलवायु के तत्वों का योग जो है वो जलवायु कहलाता है। जलवायु के तत्व कौन कौन से हैं? तो जलवायु के तत्व हैं तापमान, वायुदाब, आर्द्रता, पवनें। ये सब क्या हैं? जलवायु के तत्व गिने जाते हैं। क्या गिने जाते हैं? जलवायु के तत्व। और इन सभी तत्वों का औसत योग, इन सभी तत्वों का औसत योग या इन सभी तत्वों की औसत दशाओं का जो योग होता है, यदि उसे लंबे समय तक उसका अध्ययन किया जाए और हम किसी एक निष्कर्ष पर पहुंचते हैं तो उसे क्या कहते हैं? जलवायु। तो जलवायु औसतन किसी क्षेत्र की लगभग 40 से 50 वर्षों तक मौसमी दशाओं पर किए गए अध्ययन का प्रतिफल होता है, जिसके आधार पर हम निकालते हैं कि यहाँ इस प्रकार की जलवायु है। इसी आधार पर हम विश्व को विभिन्न जलवायु प्रदेशों में बांटते हैं, जैसे कि भूमध्य रेखीय प्रदेश, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र, है ना, भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश, चीन तुल्य जलवायु प्रदेश, सेंट लॉरेंस तुल्य जलवायु प्रदेश। इस तरह से हम विभिन्न भागों को अलग अलग जलवायु प्रदेशों में बांटते हैं। तो मौसम और जलवायु में बेसिकली किसका अंतर है? समय का अंतर है। किसका अंतर है? समय का अंतर है। मौसम जलवायु के तत्वों की क्षणिक अवस्था का योग है। ये कुछ समय, हर समय के अंदर क्या हो जाता है? बदल जाता है, लेकिन ये बदलता नहीं है। जैसे कि भूमध्य सागरीय जलवायु है, तो भूमध्य सागरीय जलवायु के अंदर शीतकाल में बारिश होगी, इट मीन शीतकाल में बारिश होगी, है ना। ये ऐसे ही हम 1-2 साल के दिन के आधार पर नहीं कह सकते हैं। ये विगत लंबे समय से ये जलवायु दशाएं उस क्षेत्र में चलती हुई आ रही हैं। इस आधार पर हमने क्या बोल दिया कि वह यह क्षेत्र कैसा है? भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश है। इसी तरह से भूमध्य रेखीय जलवायु प्रदेश की विशेषता है कि वहाँ पे शीत ऋतु नहीं होती है। तो भूमध्य रेखीय जलवायु प्रदेश के अंदर शीत ऋतु कभी भी नहीं होगी, क्योंकि वहाँ पे सूर्य साल भर क्या होता है? सीधा चमकता है, लंबवत चमकता है, इसलिए वहाँ तापमान क्या होता है? अधिक होता है। तो मौसम और जलवायु के अंदर बेसिकली डिफरेंस किसका है? केवल और केवल समय का, कि मौसम अल्पकालिक होता है, समय समय में बदल जाता है। जलवायु 40 से 50 वर्षों तक जलवायु के तत्वों के योग पर किए गए अध्ययन का प्रतिफल होता है। क्लियर? तो मौसम और जलवायु क्या होते हैं, समझ में आ गए। अब हम बात करते हैं राजस्थान की जलवायु। ठीक, तो राजस्थान जो है वो भारत का एक अभिन्न अंग है। ठीक, तो भारत की जलवायु जिस प्रकार की होगी, राजस्थान की जलवायु भी उसी का क्या होगा? लगभग परिणाम होगा। तो जलवायु पर विभिन्न जो फैक्टर हैं, विभिन्न कारक हैं, वो प्रभाव डालते हैं, है ना। उन फैक्टरों के अंदर मेन है, जैसे कि पहला अक्षांशीय स्थिति, पहला बिंदु हो जाता है अक्षांशीय स्थिति। तो अक्षांशीय स्थिति के आधार पर हम देखें कि 0 डिग्री जो है भूमध्य रेखा जो है, भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें साल भर कैसी होती हैं? लंबवत होती हैं। इसलिए ये जो क्षेत्र है वो उष्णकटिबंध कहलाता है। क्या कहलाता है? उष्णकटिबंध। 0 डिग्री से लेकर 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, जो कि पृथ्वी के अपने अक्ष पर औसत झुकाव है, इसके आधार पर सूर्य की किरणों का तिरछापन होता है। तो सूर्य की किरणों का अधिकतम जो सीधापन होता है वो कहाँ तक होता है? 23.5 डिग्री, है ना। जब सूर्य कभी कर्क रेखा पर सीधा होगा, कभी मकर रेखा पर सीधा होगा। तो जब सूर्य कर्क रेखा पर सीधा जून को
21 मार्च और 23 सितंबर, ये 2 ऋतु जो है इसे इक्विनोक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? इक्विनोक्स, जहाँ सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर क्या होती हैं? सीधी होती हैं। वहीं 22 दिसंबर को सूर्य कहाँ सीधा होता है? कहाँ सीधा होता है? मकर रेखा पर, है ना। तो इस कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में सूर्य की स्थिति साल भर होती है। हम ऐसा कह सकते हैं इस आधार पर कि सूर्य जो है वो साल भर कहाँ किस किस के बीच में होगा? कभी कर्क रेखा पर, कभी मकर रेखा पर और कभी भूमध्य रेखा पर। तो इस 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच का जो भाग है, इस पूरे भाग को हम क्या कहते हैं? उष्णकटिबंध कहते हैं। क्या कहते हैं? उष्णकटिबंध कहते हैं। यहाँ सूर्य की किरणें साल भर क्या होती हैं? सीधी होती है। इसलिए यहाँ पे गर्मी की ऋतु अधिक और शीतकाल की ऋतु क्या होती है? अल्प होती है, कम समय के लिए होती है। और इसमें भी भूमध्य रेखा पर तो शीतकाल होता ही नहीं है। फिर तो ये हो गया हमारा उष्णकटिबंधीय भाग। 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश से 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच का जो भाग है, मतलब आर्कटिक और अंटार्कटिक सर्कल जो है, इन दोनों के बीच का जो भाग है, यहाँ पर अल्प समय के लिए ग्रीष्म ऋतु होती है, बाकी समय के लिए शीत ऋतु होती है। तो ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? शीतोष्ण कटिबंध। क्या कहते हैं? शीतोष्ण कटिबंध। और 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से उत्तरी ध्रुव तक और 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से दक्षिणी ध्रुव के बीच का जो भाग है, इस भाग को क्या कहा जाता है? शीत कटिबंध, है ना। इस शीत कटिबंध के अंदर सूर्य की किरणें, पृथ्वी की घूर्णन गति, पृथ्वी के अपने कोणीय झुकाव आदि के कारण 6 महीनों तक दिन और 6 महीनों तक रात होती है ना। जब सूर्य उत्तरायण होता है तो उत्तरी ध्रुव पर 6 महीनों के लिए क्या हो जाता है? दिन हो जाता है। और जब दक्षिणी गोलार्ध पर उस समय 6 महीनों के लिए क्या होती हैं? रातें होती हैं। जब सूर्य खिसक कर वापस 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश अर्थात मकर रेखा पर आ जाता है तो उत्तरी ध्रुव पर 6 महीनों के लिए रात और दक्षिणी ध्रुव पर 6 महीनों के लिए दिन हो जाता है। ये सारा का सारा जो है वो पृथ्वी की घूर्णन गति और उसके कोणीय झुकाव के कारण होता है। तो ये जो अक्षांशीय जो स्थिति है वो किसी भी भाग की जलवायु को क्या करती है? प्रभावित करते हैं। तो राजस्थान की जलवायु भी इसी से प्रभावित होती है। क्यों? क्योंकि 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश जो है वो कहाँ से होकर गुजरती है? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश अर्थात कर्क रेखा जो है वो कहाँ से होकर गुजरती है? राजस्थान के दक्षिणी भाग से, लगभग बांसवाड़ा जिले से, है ना। ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा यहाँ से गुजरती है। तो हम कह सकते हैं कि राजस्थान का जो दक्षिणी भाग है वो कैसा है? किस में आ रहा है? उष्णकटिबंध में आ रहा है। किस में आ रहा है? उष्णकटिबंध में आ रहा है। और बाकी का जो ऊपरी हिस्सा है वो सारा का सारा किस में आता है? शीतोष्ण कटिबंध में, जो कि हमने यहाँ अभी सीखा इसके आधार पर, है ना, कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच का जो भाग है, अर्थात राजस्थान का बांसवाड़ा जिले का दक्षिणी भाग जो है वो किसमें है? उष्ण कटिबंध में। बाकी उत्तरी भाग जो है वो सारा का सारा किसमें है? शीतोष्ण कटिबंध के अंदर है। ठीक, तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि राजस्थान की जलवायु उष्ण कटिबंधी भी है और शीतोष्ण कटिबंधीय भी है। लेकिन चूंकि हम इस आधार पर ही केवल जलवायु को क्लासीफाई नहीं कर सकते हैं, केवल इसी आधार पर हम जलवायु का वर्गीकरण नहीं कर सकते, केवल कर्क रेखा गुजरती है इस आधार पर नहीं कहा जा सकता है। राजस्थान की दशाएं कुछ अलग हैं। राजस्थान का लगभग 61.11% जो भाग है, 61.11% भाग कैसा है? डेजर्ट है, मरुस्थली, यहाँ पर मरुस्थली दशाएं हैं। तो इस आधार पर कई विद्वानों ने राजस्थान की जलवायु को मरुस्थली जलवायु भी कहा है। क्या कहा है? मरुस्थली जलवायु भी कहा है ना। लेकिन फिर भी ब्लैंडफोर्ड है या कुछ और विद्वान हैं जो राजस्थान की जलवायु को पूर्णतः मरुस्थली जलवायु नहीं मानते हैं। तो अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग तरीके से राजस्थान की जलवायु को एक्सप्लेन करने का प्रयास किया। लेकिन चूंकि हम भारत की जलवायु के संदर्भ में राजस्थान को देखें तो भारत की जलवायु मानसूनी जलवायु है। भारत की जलवायु कैसी है? मानसूनी जलवायु। मानसूनी जलवायु का तात्पर्य, मानसून का तात्पर्य ये होता है कि जिसमें वर्ष के अंदर 2 बार हवाएं जो है वो अपनी दिशा बदल देती हैं। इस प्रकार की जलवायु क्या कहलाती है? मानसून। मानसून का संबंध हवाओं के उत्क्रमण से है ना, कि वर्ष के अंदर 6 महीने हवाएं उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम चलती हैं और 6 महीने हवाएं दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर चलती हैं। तो हवाओं का ये जो उत्क्रमण है इसी को क्या कहते हैं? मानसून कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? मानसून कहते हैं। तो राजस्थान की जलवायु और भारत की जलवायु पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। तो भारत में हवाएं 6 महीने दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व और 6 महीने उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम चलती है, अर्थात साल के अंदर 2 बार हवाएं अपनी दिशा क्या कर देती हैं? बदल देती हैं। तो इसी आधार पर भारत की जलवायु को क्या कहा गया? मानसूनी जलवायु कहा गया। तो राजस्थान की जलवायु भी कैसी है?
मानसूनी जलवायु। लेकिन राजस्थान का अधिकांश भाग शुष्क है। कैसा है ना, 61.11% जो भाग है जिसमें 12 जिले आते हैं, पूरा का पूरा मरुस्थलीय हिस्सा है। इस भाग के अंदर वर्षा 50 सेंटीमीटर से भी कम होती है, वर्षा 50 सेंटीमीटर से भी कम होती है। इसलिए राजस्थान की जलवायु को हम कह सकते हैं उष्णकटिबंधीय शुष्क जलवायु। क्या कह सकते हैं, उष्णकटिबंधीय शुष्क जलवायु कहा जाता है। तो राजस्थान की जलवायु पर इन सभी फैक्टर्स का प्रभाव पड़ता है, जिसमें पहला फैक्टर है हमारा राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति। राजस्थान के अंदर 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा राजस्थान के दक्षिणी भाग से गुजरती है। तो यहाँ पर साल के कह सकते हो कि अधिकांश समय में शुष्क ग्रीष्म ऋतु रहती है ना। यहाँ पर 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक सूर्य की किरणें जो है वो जून के महीने तक क्या हो जाती हैं, सीधी पड़ने लग जाती हैं। इसलिए 21 जून को क्या कहा जाता है, सबसे बड़ा दिन उत्तरी गोलार्ध में। क्या कहा जाता है ना, उत्तरी गोलार्ध के अंदर सबसे बड़ा दिन कब होगा, 21 जून को, जब सूर्य कर्क रेखा पर क्या होगा, सीधा चमकता है। तो राजस्थान के अंदर समूचे भारत के अंदर 21 जून को क्या होता है, सूर्य सीधा चमकता है उत्तरी गोलार्ध पर, कर्क रेखा पर। क्लियर। तो पहला बिंदु हो गया अक्षांशीय स्थिति, जो राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करती है। ठीक। दूसरा जो बिंदु है हमारा सेकेंड, अक्षांशीय स्थिति के बाद दूसरा जो कारक है वो प्रभावित करता है, वो है समुद्र से दूरी। समुद्र से दूरी है ना। देखिए दूर दूर तक राजस्थान की जो सीमा है वो किसी भी समुद्री भाग से नहीं लगती है ना। अरब सागर, बंगाल की खाड़ी दोनों हमसे काफ़ी दूर हैं। तो राजस्थान की जो जलवायु है वो महाद्वीपीय जलवायु कही जा सकती है। कैसी जलवायु है, महाद्वीपीय जलवायु। महाद्वीपीय जलवायु की क्या विशेषता होती है, एक तो शुष्क होती है और उष्ण होती है ना। जहाँ जहाँ पर भी महाद्वीपीय जलवायु होगी वहाँ पर आर्द्रता बिल्कुल क्या हो जाती है, कम हो जाती है। यदि समुद्री भाग से लगा हुआ हिस्सा होगा तो वहाँ पर ह्यूमिडिटी, आर्द्रता जो होगी वो वायुमंडल के अंदर क्या होगी, अधिक होगी। लेकिन राजस्थान की सीमा कहीं पर भी समुद्र से नहीं लगती है, इसलिए राजस्थान के अंदर आर्द्रता की कमी है। तो एक तरह से राजस्थान की जलवायु कैसी है, महाद्वीपीय जलवायु है। महाद्वीपीय जलवायु होने के साथ साथ 61% भाग डेजर्ट है, इसलिए वनस्पति का भी क्या है, अभाव है। तो इसलिए वर्ष पर्यंत राजस्थान के अंदर जलवायु के अंदर आर्द्रता जो है वो क्या रहती है, कम रहती है। न केवल अगस्त से लेकर सितंबर तक राजस्थान की जलवायु में आर्द्रता क्या होती है, थोड़ी सी ज़्यादा होती है। जब मानसूनी हवाओं का दौर होता है, जब दक्षिण पश्चिम हवाएं भारतीय प्रायद्वीप के ऊपर से गुजरती हैं, उस समय अगस्त से सितंबर के बीच में राजस्थान में आर्द्रता की मात्रा क्या होती है, ज़्यादा होती है। वहीं विंटर सीजन के अंदर जो कि अभी चल रहा है, शीतकाल के समय आर्द्रता की मात्रा 10% से भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अभी आर्द्रता क्या है, बहुत ही कम है वायुमंडल के अंदर। इसी कारण से हम लोग देखते हैं कि स्किन फट जाती है हमारी, है ना, त्वचा के फटने का डर रहता है। इसीलिए हम लोग वैसलीन वगैरह, पेट्रोलियम जेली बॉडी पर लगाते हैं। ये हमारी स्किन को क्या कर देती है, चिकना कर देती है, जिससे शुष्क हवाएं जो है वो हमारी बॉडी से नमी नहीं ले पाती और हमारी स्किन फटने से बच जाती है। तो आप जो बॉडी लोशन लगाते हो या जिस तरह की जो पेट्रोलियम जेली लगाते हो, उन सब के पीछे भी कौन कार्य कर रहा है, भूगोल कार्य कर रहा है, ज्योग्राफी ही कार्य कर रही है। ठीक। तो न्यून आर्द्रता की वजह से ही हमारी स्किन क्या होती है, फटने लग जाती है। क्लियर। तो दूसरा बिंदु हो गया समुद्र से दूरी। तीसरा बिंदु है उच्चावच। थर्ड पॉइंट क्या है, उच्चावच है ना, कि राजस्थान का अधिकांश भाग समतली है। कैसा है ना, अधिकांश भाग की ऊंचाई 300 से 400 मीटर के बीच है। राजस्थान की औसत यदि समुद्र तल से ऊंचाई देखें तो लगभग 300 से 400 मीटर के बीच में है। तो राजस्थान का जो अधिकांश भाग है वो ज़्यादा ऊंचा नहीं है, लेकिन फिर भी राजस्थान का ये जो हिस्सा है ना, सिरोही और उदयपुर के आसपास का हिस्सा, ये जो भाग है ये समुद्र तल से क्या है, ऊंचा है। ये हिस्सा कौन सा हिस्सा कहलाएगा, हम लोग भौतिक प्रदेश पढ़ चुके हैं। तो ये हिस्सा कौन सा है, अरावली पर्वतीय प्रदेश। अरावली पर्वतीय प्रदेश में भी अरावली का दक्षिणी हिस्सा सबसे अधिक ऊंचा है, जहाँ पर माउंट आबू है, शेर है, जरगा है ना, अचलगढ़ है, कुंभलगढ़ है, जैसे ऊंची ऊंची चोटियाँ हैं। तो इन ऊंचाई वाले भागों के अंदर तापमान क्या होता है, कम होता है। तो ये जो भाग है वो स्पष्ट रूप से उच्चावचों से प्रभावित है। ओवरऑल राजस्थान की ऊंचाई जो है वो 300 से 400 मीटर के बीच में है। तो राजस्थान का जो अधिकांश भाग है वो कैसा है, समतली है। ये भाग मरुस्थलीय हिस्सा है, समतली है। ये भाग भी, पूर्वी मैदानी भाग भी कैसा है, समतली है, प्लेन है, मैदान है। केवल अरावली भाग वाला हिस्सा और दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग या हाड़ौती पठारी प्रदेश जो है, ये दो हिस्से ऐसे हैं जो समुद्र तल से थोड़े से ज़्यादा ऊंचाई वाले हिस्से हैं। बाकी सारा हिस्सा राजस्थान का कैसा है, समतली है। तो राजस्थान की जलवायु पर उच्चावच का भी बहुत अधिक
प्रभाव पड़ता है। अक्षांशीय स्थिति हो गया, समुद्र तल से दूरी हो गया, उच्चावच हो गया। चौथा जो बिंदु आता है वो है हमारा चक्रवात एवं पवने। चक्रवात एवं पवने, तो समय समय पर जो चक्रवाती हवाएं चलती हैं उसकी वजह से, या राजस्थान और भारतीय उपमहाद्वीप के ऊपर से चलने वाली हवाएं जो हैं वो भी राजस्थान की जलवायु को क्या करती हैं, प्रभावित करती हैं। हवाओं के अंदर मुख्य रूप से पूरा भारतीय जो क्षेत्र है वो मानसूनी हवाओं के अंतर्गत आता है। पूरे राजस्थान के अंदर और भारत समेत राजस्थान में कुल वर्षा का 90% जो भाग है वो मानसूनी हवाओं से होता है, या दक्षिण पश्चिम हवाओं से या दक्षिण पश्चिम मानसून से हम लोग क्या करते हैं, अधिकांश वर्षा प्राप्त करते हैं। तो राजस्थान और भारत में 90% वर्षा का कारण क्या है, मानसूनी वर्षा। कौन सी वर्षा है, मानसूनी वर्षा। तो केवल 10% जो वर्षा है वो वर्षा 10% जो वर्षा है उस वर्षा का जो कारण है वो पश्चिम से आने वाले पश्चिमी विक्षोभ हैं। पश्चिम से आने वाले पश्चिमी विक्षोभ, इन पश्चिम से आने वाले पश्चिमी विक्षोभों से राजस्थान का और भारत का उत्तरी पश्चिमी हिस्सा जो है वो बारिश प्राप्त करता है। ये बारिश कितनी होती है, केवल 10%। कितनी, 10%। ये 10% जो वर्षा है वो पश्चिमी विक्षोभों से या पश्चिमी भाग से आने वाले, पश्चिमी क्षेत्र से आने वाली चक्रवात हैं उनसे वर्षा प्राप्त होती है। तो 10% वर्षा कैसी है, चक्रवाती है या पश्चिमी विक्षोभ से होती है। इस वर्षा को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है, मावट। क्या कहते हैं, मावट कहते हैं। तो मावट कितनी होती है केवल राजस्थान के अंदर, 10%। बाकी 90% वर्षा का कारण क्या है, दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी हवाएं। तो राजस्थान के अंदर वर्षा का प्रमुख कारण क्या है, दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी हवा। राजस्थान के अंदर वर्षा बहुत कम होती है। राजस्थान की औसत वर्षा 57.5 सेंटीमीटर है। कितनी है, 57.5 सेंटीमीटर। तो ये भी एक ऐसा फैक्टर है, चक्रवात और पवने, जो कि राजस्थान की जलवायु को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। ठीक, इसके अतिरिक्त एक और बड़ा फैक्टर है जो राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करता है, वो है हमारा अरावली की स्थिति एवं दिशा। अरावली की स्थिति एवं दिशा। अरावली की स्थिति एवं दिशा जो है यह भी राजस्थान की जलवायु को क्या करती है, प्रभावित करती है। एक तरह से राजस्थान का अधिकांश भाग शुष्क है, इसके पीछे अरावली ही उत्तरदायी है। इसके पीछे प्रमुख कारणों में एक कारक को क्या है, अरावली पर्वतमाला। अरावली पर्वतमाला की जो दिशा है वो राजस्थान में एक विकर्ण के रूप में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ है। राजस्थान की जो राजस्थान में अरावली पर्वतमाला की जो दिशा है वो राजस्थान के अंदर एक विकर्ण के रूप में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व दिशा की तरफ, या कह सकते हो दक्षिण से उत्तर की तरफ अरावली पर्वतमाला फैली हुई है। और यदि भारत के संदर्भ में अभी हम मानसून को देखें, भारतीय प्रायद्वीप के अंदर मानसून का आगमन भी देखें तो मानसून का आगमन भी इसी क्रम में होता है। मानसूनी हवाएं जो हैं वो 2 शाखाओं में बढ़ जाती हैं। अगला जो टॉपिक होगा राजस्थान के अंदर वर्षा, उसी के अंदर हम भारत के मानसून को भी समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ संक्षेप में समझा देता हूँ, जो कि जलवायु से संबंधित है, कि मानसून की जो दिशा है राजस्थान के अंदर और भारत में प्रवेश की, वो भी किधर से किधर है, दक्षिण से उत्तर की तरफ है। यहाँ पर हमारी अरावली की स्थिति है इस तरह से। ये हमारा क्या है, अरावली पर्वतमाला। जब ये हवाएं यूँ आगे बढ़ती हैं तो मानसूनी हवाएं जो है राजस्थान और भारत के अंदर जो वर्षा होती है मानसूनी वर्षा, वह वर्षा के प्रमुख प्रकारों में पर्वतीय वर्षा का प्रकार है। कौन सी वर्षा है, पर्वतीय वर्षा। और पर्वतीय वर्षा की विशेषता है कि आर्द्रता युक्त हवाएं पर्वतीय ढाल से आकर टकराती हैं। ये पर्वत है, यहाँ से आर्द्रता युक्त हवाएं क्या हो रही हैं, आ रही हैं। आने के बाद इस ढाल से क्या होंगी, टकराएंगी। टकराने के साथ साथ इस पर्वतीय ढाल के सहारे हवाएं क्या होंगी, ऊपर उठेंगी। तो हवाएं जैसे जैसे ऊपर उठेंगी वैसे वैसे हवा के अंदर तापमान में क्या होगी, कमी होगी। तापमान में कमी के कारण वायु संतृप्त हो जाएगी, उसका संघनन होगा और वर्षा शुरू हो जाएगी। लेकिन ऐसा कब होगा, जब हवा की दिशा के अंदर या हवा के मार्ग के अंदर कोई ना कोई क्या होना चाहिए, पर्वत होना चाहिए, तब हवा ऊपर उठ पाएगी। लेकिन राजस्थान के संदर्भ में देखें तो हवा तो यूं आ रही है और अरावली पर्वतमाला की दिशा उसके आड़े ना होकर कैसी है, उसके समानांतर है। तो ये जो हवाएं हैं वो इस पर्वतमाला के वजह से रुक नहीं पाती है, बल्कि ये जो पर्वतमाला इन हवाओं को आगे बढ़ने में क्या करती है,
सहायता प्रदान करती है। तो ये हवाएं राजस्थान में रुक नहीं पाती हैं। कौन सी शाखा? अरब सागरीय मानसून शाखा की बात कर रहा हूँ ना। तो ये शाखा राजस्थान के अंदर रुक नहीं पाती और ये हवाएं सीधी की सीधी आगे चली जाती हैं, पंजाब से होती हुई शिवालिक के जो निचले ढाल हैं उनसे टकराती हैं और शिवालिक के निचले ढालों पर क्या करती हैं? वर्षा करती है। लेकिन वहाँ पर तक जाते जाते उनकी आर्द्रता कम हो जाती है, इसलिए वहाँ पर भी अधिक वर्षा नहीं कर पाते। लेकिन इन हवाओं से ये हवाएं राजस्थान से होकर जाती तो हैं, लेकिन इनसे राजस्थान क्या रह जाता है? सूखा रह जाता है, शुष्क रह जाता है, राजस्थान को वर्षा प्राप्त नहीं होते। तो राजस्थान की जलवायु को अरावली की स्थिति एवं दिशा भी प्रभावित करती है। क्लियर? किस तरह से प्रभावित करती समझ में आ गया? ये तो होगी अरब सागरीय मानसून शाखा की बात। इसी तरह से बंगाल की खाड़ी की मानसून शाखा इस तरह से आती है, इस तरह से राजस्थान के अंदर प्रवेश करती है। इसके लिए भले ही ये आड़े रूप में काम कर रही हो अरावली, लेकिन इन हवाओं के अंदर आर्द्रता की मात्रा यहाँ तक आते आते क्या हो जाती है? कम हो जाती है। इसकी वजह से इस भाग में भी ज़्यादा वर्षा नहीं हो पाती। इसकी वजह से राजस्थान की औसत वर्षा कितनी रह जाती है? केवल 57.5 सेंटीमीटर, 57.5 सेंटीमीटर। तो ये कुछ प्रमुख कारक थे जो राजस्थान की जलवायु को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। क्लियर? लिखे इसको, चलिए। समझ लिए। अब हम यदि राजस्थान की जलवायु को और डिटेल में समझना चाहते हैं या राजस्थान की जलवायु को और अच्छे से समझने का प्रयास करें, तो राजस्थान को जलवायु के आधार पर 3 प्रमुख ऋतुओं में बांटा गया है। पूरे भारतवर्ष को और राजस्थान को जलवायु के आधार पर कितनी ऋतुओं में बांटा गया है? 3, है ना। राजस्थान के अंदर 3 प्रमुख ऋतुएं मिलती हैं। बातें नहीं, राजस्थान को जलवायु के आधार पर 3 प्रमुख ऋतुओं में बांटा गया है। पहली ग्रीष्म ऋतु, ठीक। यह ग्रीष्म ऋतु राजस्थान में शुरू हो जाती है मार्च से। कब से? मार्च से लेकर यह ग्रीष्म ऋतु चलती है मध्य जून तक। मार्च से मध्य जून का जो समय होता है वो ग्रीष्म ऋतु का है। इसके बाद शुरू हो जाती है वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु शुरू होती है मध्य जून से, या राजस्थान के अंदर जो वर्षा ऋतु का मानसून का जो प्रवेश होता है वो लगभग 15 जून से मान लिया जाता है। तो मध्य जून से सितंबर तक का जो समय है वो किस ऋतु का समय है? वर्षा ऋतु का। इसके बीच में वर्षा ऋतु और शीत ऋतु के बीच में संक्रमण काल होता है, या एक संक्रमण ऋतु और होती है जिसे हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? शरद ऋतु। शरद ऋतु के अंदर बारिश बंद हो जाती है, वर्षा ऋतु समाप्त हो जाती है और शीत ऋतु का आगमन हो जाता है, लेकिन शीत ऋतु पूरी तरह से शुरू नहीं हो पाती। तो वर्षा ऋतु और शीत ऋतु के बीच का एक संक्रमण पीरियड और होता है जिसमें तापमान फिर से बढ़ जाता है ना। वर्षा ऋतु के अंदर बारिश की वजह से, ठंडी हवाओं की वजह से तापमान कम होने लगता है। जब जब बारिश होती है तब तब टेम्परेचर क्या हो जाता है? कम हो जाता है। और बीच में जब बारिश बंद हो जाती है तापमान वापस क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। लेकिन सितंबर के बाद में जैसे ही बारिश समाप्त हो जाती है वापस से टेम्परेचर बढ़ना क्या हो जाते हैं? शुरू हो जाते हैं। तो ना तो शीत ऋतु है, ना वर्षा ऋतु है, ना ग्रीष्म ऋतु है, बीच का एक पीरियड चलता है जिसे हम संक्रमण काल कहते हैं। इस ऋतु को क्या कहते हैं? शरद ऋतु। शरद ऋतु का जो समय है वो लगभग अक्टूबर और नवंबर तक रहता है। अक्टूबर और नवंबर तक का जो समय है वो क्या कहलाएगा? शरद ऋतु। और फिर आ जाती है शीत ऋतु। शीत ऋतु शुरू हो जाती है नवंबर से लेकर, नवंबर से लगभग फरवरी या मध्य मार्च तक कौन सी ऋतु चलती है? शीत ऋतु चलती है। तो इस तरह से राजस्थान के अंदर 3 प्रमुख ऋतुएं हैं, लेकिन यदि संक्रमण काल को भी ऐड कर दिया जाए तो राजस्थान के अंदर कितनी ऋतु हो जाती हैं? 4। यदि राजस्थान की जलवायु को और अच्छे समय से या और अच्छे प्रकार से समझना है कि किस किस महीने के अंदर क्या क्या दशाएं रहती है जलवायु के तत्वों की, तो हमें राजस्थान को अलग अलग ऋतुओं में बांटकर समझना पड़ेगा। तो पहले हम लोग शुरू करते हैं
ग्रीष्म ऋतु। तो ग्रीष्म ऋतु का आगमन हो जाता है मार्च से, ठीक। तो ग्रीष्म ऋतु मार्च से शुरू हो जाती है, कब तक? मध्य जून तक प्रारंभ रहती है ना। होता क्या है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने झुकी हुई है? 23.5 डिग्री, ठीक। इसी 23.5 डिग्री पृथ्वी के कोणीय झुकाव के कारण कर्क रेखा और मकर रेखा, ये जो पृथ्वी का कोणीय झुकाव है 23.5 डिग्री, इसके साथ पृथ्वी की घूर्णन गति और पृथ्वी की परिक्रमण और परिभ्रमण गति, इन सभी गतियों से होता क्या है कि जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा लगाती है, उस दौरान एक समय ऐसा होता है कि सूर्य भूमध्य रेखा पर लंबवत हो जाता है, एक समय ऐसा होता है जब सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत हो जाता है, और एक समय ऐसा होता है जब सूर्य मकर रेखा पर लंबवत हो जाता है। इसी के कारण ऋतु परिवर्तन होता है। ये जो पृथ्वी की सूर्य के चारों तरफ परिक्रमण गति है, इसी परिक्रमण गति की वजह से ही क्या होता है? ऋतु परिवर्तन होता है। यदि पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई नहीं होती, यदि पृथ्वी 23.5 डिग्री पृथ्वी का जो कोणीय झुकाव है वो नहीं होता, पृथ्वी फ्लैट होती, सीधी होती, तो ऋतु परिवर्तन कभी भी नहीं होता है ना। सर्वत्र जहाँ गर्मियाँ है वहाँ गर्मियाँ, जहाँ सर्दियाँ है वहाँ सर्दियाँ, हमेशा एक जैसा मौसम होता, ठीक। तो मतलब कह सकते हैं कि पृथ्वी एक तरह से बोरिंग हो जाती, क्या हो जाती है ना। अलग अलग सीज़न का लाभ लेते हैं। सर्दियाँ आती है तो हम गर्म कपड़े पहनते हैं, अच्छा गरम गरम खाना खाते हैं, अलग अलग डिशेज़ बनाते हैं। गर्मियाँ आते ही फिर हम लोग ठंडे स्थानों पर घूमने जाते हैं, तो आपका सारा टूरिस्ट सिस्टम क्या हो जाता? फेल हो जाता। खाने पीने पहनने ओढ़ने के जो शौक है वो भी क्या हो जाते? समाप्त। पूरे साल आपको एक जैसे कपड़े पहनने पड़ते हैं। यदि आप भूमध्य रेखा पर हैं तो पूरे साल एक जैसे कपड़े, यदि आप कर्क रेखा पर है तो पूरे साल एक जैसे कपड़े, यदि आप शीतोष्ण कटिबंधों में तो पूरे साल एक जैसे कपड़े, एक जैसा खान पान। तो हम क्या, हमारी लाइफ जो है एक तरह से क्या हो जाती? बोरिंग हो जाती। लेकिन पृथ्वी ने हमें एडवेंचर के रूप में मनोरंजन करने के लिए क्या दिया है? अपने आप को थोड़ा झुका लिया है। इसकी वजह से क्या हो जाता है? ऋतु परिवर्तन हो जाते हैं ना। इसी ऋतु परिवर्तन की वजह से ही कह सकते हो कि पृथ्वी के ऊपर अलग अलग तरह के हमें मौसम दिखाई देते हैं, ठीक। तो होता क्या है कि 21 मार्च से हम लोग शुरू करते हैं, है ना। या एक काम कर लीजिए, 22 दिसंबर से शुरू करते हैं। कहाँ से शुरू करते हैं? 22 दिसंबर। आज क्या तारीख हो गई? 27 दिसंबर, मतलब आज से ठीक 5 दिन पहले हम 22 दिसंबर अभी भी मिस करके गए हैं। तो 22 दिसंबर को सूर्य कहाँ था? बिल्कुल ही कहाँ था? मकर रेखा पर। कहाँ पे था? हम लोग पहले सारी चीज़ें सीख चुके हैं, है ना। पृथ्वी की परिक्रमण परिभ्रमण गतियाँ, पृथ्वी का कोणीय झुकाव, सारी चीज़ें एक बार पहले हम लोग सीख चुके हैं। तो 22 दिसंबर को सूर्य कहाँ लंबवत था? मकर रेखा पर। तो इसलिए दक्षिणी गोलार्ध, है ना, मतलब ये जो हिस्सा है, यहाँ से ये जो हिस्सा है, इस पूरे भाग में अभी कौन सी ऋतु चल रही है? ग्रीष्म ऋतु चल रही है। कौन सी ऋतु चल रही है? क्योंकि सूर्य कहाँ सीधा है? मकर रेखा पर सीधा है, ठीक। तो मकर रेखा से नीचे का जो पूरा भाग है और साथ में भूमध्य रेखा भी आपकी आ गई, ये जो हिस्सा है, यहाँ पर कौन सी ऋतु चल रही है? ग्रीष्म ऋतु चल रही है। हमारे यहाँ सूर्य की किरणें जो हैं वो क्या होती हैं? तिरछी हैं। अभी सूर्य यहाँ है तो सूर्य की किरणें यहाँ तक पहुँचते पहुँचते क्या हो जाता है? वायुमंडल का अधिकांश भाग उसका अवशोषण कर लेता है, प्रकीर्णन परावर्तन जैसी क्रिया हो जाती है, अधिक सरफेस को इनको गर्म करना पड़ता है, इत्यादि इत्यादि कारणों की वजह से हमारे यहाँ सूर्य की किरणें क्या हो जाती हैं? तिरछी हो जाती हैं। और इसी के कारण हमें सूर्यातप ज़्यादा प्राप्त नहीं होता है। जब सूर्यातप अधिक मात्रा में प्राप्त नहीं होगा तो तापमान भी बढ़ेगा नहीं। जिन भागों में सूर्यातप ज़्यादा प्राप्त होता है, इंसोलेशन ज़्यादा प्राप्त हो रहा है, इट मीन्स वहाँ टेम्परेचर क्या होगा? बढ़ेगा। जहाँ सूर्यातप कम प्राप्त हो रहा है वहाँ पे तापमान भी नहीं बढ़ता है, ठीक। तो हमारे यहाँ सूर्यातप अभी अधिक मात्रा में प्राप्त नहीं हो रहा क्योंकि सूर्य की किरणें कैसी हैं? तिरछी हैं। इसकी वजह से हमारे यहाँ क्या है? अभी शीत ऋतु चल रही है। कौन सी ऋतु चल रही है? अब धीरे धीरे क्या होगा? पृथ्वी का कोणीय झुकाव है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर 365 दिनों के अंदर क्या कर रही है? परिक्रमा कर रही है, परिक्रमण कर रही है। इसके इन कारणों की वजह से
धीरे धीरे क्या होगा कि सूर्य की जो स्थिति है वो हमें ऐसा प्रतीत होता कि सूर्य उत्तरायण हो रहा है। क्या हो रहा है? उत्तरायण हो रहा है। इसीलिए हम लोग अभी 14 जनवरी को एक तत्पर्व मनाएंगे, है ना, जिसको गुजरात में उत्तरायण कहते हैं, और हमारे यहाँ क्या कहा जाता है? मकर संक्रांति। क्या कहते हैं? वो जो हमारे पूर्वज या पुराणों के अंदर, पौराणिक तत्वों ग्रंथों के अंदर सभी जगह उत्तरायण का उल्लेख है, वो इसी भूगोल पर आधारित है। तो भौगोलिक ज्ञान जिसको हम ऐसा मानते हैं कि पश्चिमी देशों के द्वारा इसकी खोज की गई, भूगोल की स्थापना की गई, इत्यादि इत्यादि, लेकिन हमें ऐसा नहीं लगता, क्योंकि हमारे ग्रंथ जो है वो इन पश्चिमी देशों के जो विद्वान हैं इनकी किताबों से अधिक पुराने हैं, जिनके अंदर इन सभी चीज़ों का उल्लेख मिलता है। तो कहीं ना कहीं भूगोल की शुरुआत कहाँ से हो गई थी? भारतीय विद्वानों से हो गई थी, लेकिन भारतीय विद्वानों को पश्चिमी विद्वानों ने अधिक श्रेय नहीं दिया। उन्होंने अपने आप को विश्व के अंदर स्थापित करने के लिए भारतीय विद्वानों के ग्रंथों को क्या कर दिया? नकार दिया, है ना। कई सारे विद्वान जैसे कि चरक संहिता है, सुश्रुत संहिता है, इन किताबों के अंदर चिकित्सा विज्ञान और आपका अंतरिक्ष विज्ञान, इनके बारे में कई सारी जानकारी मिलती है। ठीक, तो धीरे धीरे सूर्य क्या होगा? उत्तरायण होगा। क्या होगा? उत्तरायण होगा। तो अभी दिसंबर महीना चल रहा है, दिसंबर से जनवरी, जनवरी से फरवरी, फरवरी से मार्च। 21 मार्च को सूर्य कहाँ पहुँच जाएगा? 21 मार्च को सूर्य कहाँ होगा? भूमध्य रेखा पर। कहाँ होगा? भूमध्य रेखा पर लंबवत होगा। इस स्थिति को हम क्या कहते हैं? विषुव। क्या कहते हैं? विषुव या इक्विनोक्स कहते हैं। इस इक्विनोक्स की स्थिति में दोनों गोलार्धों के अंदर दिन और रात की अवधि क्या हो जाती है? एक समान हो जाती है। अभी हमारे यहाँ क्या है? रातें बड़ी हैं, दिन छोटे हैं। वहीं दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा? अभी दिन बड़े होंगे, रातें छोटी होंगी। लेकिन जैसे सूर्य 21 मार्च को यहाँ पहुँच जाएगा भूमध्य रेखा पर, उस समय दोनों गोलार्धों में दिन और रात की अवधि क्या हो जाएगी? एक समान, है ना। यहाँ पे 12 घंटों का दिन, 12 घंटों की रात। यहाँ पे यदि 10 घंटों का दिन है तो 14 घंटों की रात। यहाँ पर भी 10 घंटों का दिन और 14 घंटों की रात। मतलब दोनों जगह स्थिति क्या हो जाएगी? एक जैसी हो जाएगी। दिन और रात की अवधि क्या हो जाएगी? एक समान हो जाएगी। ठीक, 21 मार्च के बाद धीरे धीरे हमारे यहाँ टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाता है, धीरे धीरे तापमान बढ़ना प्रारंभ हो जाता है ना। फिर हमें ऐसा लगता है कि अब गर्मियाँ आनी शुरू हो गई हैं। अभी पंखे बंद हैं, है ना, अभी घरों के अंदर हीटर वगैरह चल रहे होंगे, फिर धीरे धीरे पंखे चलाएंगे। मार्च के महीने तक, फरवरी और मार्च तक आते आते क्या होगा? पंखे चलाना शुरू हो जाएगा। लाइट ही चलेगी, कोई बात नहीं। फरवरी और मार्च में पंखे चलने शुरू हो जाएंगे। अप्रैल तक आते आते हम लोग कूलर की सफाई करेंगे, है ना, और अप्रैल एंड तक आते आते हम कूलर को घर के अंदर लगा देंगे। मई जून का महीना तो भगवान बचाए ऐसी गर्मी से, ऐसा लगेगा बाहर निकलना ही हमें पसंद नहीं होगा। इट मीन्स कह सकते हैं कि धीरे धीरे तापमान क्या होता है? बढ़ने लगता है। ठीक, तो 21 मार्च को सूर्य कहाँ था? भूमध्य रेखा पर। यह सूर्य 21 जून को कहाँ पहुँच जाएगा? कर्क रेखा पर। कहाँ पहुँच जाएगा? कर्क रेखा पर। तो 21 जून को हमारे यहाँ कह सकते हो कि प्रचंड गर्मियाँ होती हैं। तो जून का महीना राजस्थान के अंदर सबसे गर्म महीना होता है। जून का महीना राजस्थान के अंदर सबसे गर्म महीना होता है। ठीक, अब ये जो गर्म महीना जो है, इसकी जो गर्मी है वो पूरे राजस्थान में अलग अलग प्रकार की होती है ना। जैसे कि पश्चिमी राजस्थान के अंदर जाएंगे तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा, है ना। हम पश्चिमी राजस्थान के अंदर जोधपुर, फलोदी इत्यादि स्थानों पर जाएंगे तो वहाँ पे तापमान 45 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड चला जाएगा। कितना? 45 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड दिन का तापमान चला जाएगा थार के मरुस्थल में या मरुस्थलीय भाग के अंदर। पठारी जो भाग है, दक्षिणी पूर्वी हाड़ौती का पठार है, वहाँ पर भी तापमान लगभग 45 डिग्री सेंटीग्रेड लगभग रहता है। कितना रहता है? 45 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। लेकिन जो अरावली पर्वतमाला के ऊंचे जो ढाल हैं, ऊंचे जो शिखर हैं, उदाहरण के लिए आपका माउंट आबू, है ना, माउंट आबू हो गया, शेर हो गया, जरगा हो गया, ये जो ऊंचे पर्वतीय स्थान है, इन ऊंचे पर्वतीय स्थानों पर इतना तापमान नहीं रहता है। यहाँ पे तापमान लगभग 35 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड के लगभग रहता है। कितना रहता है? 35 से 40। ज़्यादा ऊंचा भाग है तो 35 डिग्री, कम ऊंचा भाग है तो लगभग 40 डिग्री। तो हमें ऐसा लगता है कि यहाँ पे अभी इतनी गर्मी नहीं है। तो इसी कारण से ये जो भाग है वो पर्यटन के केंद्र बन गए हैं। किसका केंद्र बन गए हैं? इसीलिए यहाँ लोग घूमने के लिए जाते हैं, पर्यटन केंद्रों के रूप में माउंट आबू वगैरह। गर्मियों के अंदर लोग ज़्यादा जाते हैं। अभी जाओ माउंट आबू, किसी को जाने की इच्छा है? कुल्फी जम जाएगी। माइनस में तापमान है। किसमें? माइनस में ना, -1 या 0 डिग्री या 1 डिग्री या 2 डिग्री इतना तापमान है। कारण क्या है कि ये भाग समुद्र तल से क्या है? ऊंचा है। ऊंचाई वाले भाग है तो सीधी सी बात है, तापमान क्या होगा? कम होगा। तो सामान्य तापमान से भी यहाँ तापमान क्या हो जाता है? कम हो जाता है। ठीक, तो धीरे धीरे तापमान क्या होता है? बढ़ने लगता है। तो ये तो होगी तापमान की बात। किसकी बात? अब इस
ग्रीष्म ऋतु को हम 3 अलग अलग भागों में बांटकर समझते हैं। पहला भाग तापमान, दूसरा आर्द्रता एवं वायुदाब, और तीसरा पवने। कितने भागों में रखकर समझ रहे हैं इसको? 3। ग्रीष्म ऋतु को पहला बिंदु हमने समझ लिया तापमान, कि जैसे जैसे सूर्य उत्तरायण होगा वैसे वैसे तापमान क्या होगा, बढ़ने लगेगा। पश्चिमी मरुस्थलीय भाग के अंदर तापमान सबसे अधिक होगा, अरावली के ऊंचे पर्वतीय भागों पर क्या होगा, तापमान कम होगा, और ओवरऑल पश्चिमी भागों में तापमान क्या होता है, अधिक होता है। अब बात करते हैं दैनिक तापांतर की। तो पश्चिमी भाग जो मरुस्थलीय भाग है वहाँ दैनिक तापांतर भी अधिक मिलता है। दैनिक तापांतर का मतलब दिन का उच्चतम तापमान और दिन का न्यूनतम तापमान। दिन का मतलब 24 ओवर, 24 घंटों के अंदर अधिकतम तापमान और न्यूनतम तापमान में अंतर क्या कहलाता है, दैनिक तापांतर कहलाता है। दिन का अधिकतम तापमान कब होता है, दोपहर के 3 बजे। कितने बजे? 3 बजे। और दिन का न्यूनतम तापमान कब होगा, सुबह के 5 बजे। 4 से 5 बजे के बीच में सुबह का या पूरे कह सकते हो पूरे दिन का सबसे कम तापमान होता है। तो इस मरुस्थलीय भाग के अंदर क्या होता है, उदाहरण के हमने ले लिया जैसलमेर। क्या ले लिया? जैसलमेर के अंदर कोई स्थान है सम। अब हम सम चले गए तो सम के अंदर दिन के समय तो तापमान पहुंच जाएगा 45 to 50 डिग्री। कितना है ना, हम एवरेज ले लेते हैं 46 डिग्री। कितना ले लिया? 46 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर दिन में चला गया सम के अंदर। अब उसी सम के अंदर यदि हम लोग रात रहेंगे, वहाँ पे क्या कर दिया, हम लोग कैंप लेकर चले गए। गर्मियों के समय में जून का महीना है, मई का महीना है, हम लोग एक कैंप लेकर चले गए सम के समय यदि हम दिन में चले गए दोपहर के 1, 2, 3 बजे, तो तापमान कितना होगा, 46 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब एक कह सकते हो कि बाहर यदि आपने पॉपकॉर्न रख दिए तो पॉपकॉर्न बिल्कुल तैयार हो जाएंगे यार रेत के अंदर, है ना, या मूंगफली डाल दी तो मूंगफली एकदम सीख कर तैयार हो जाएगी, है ना। इतना तापमान होगा 46 डिग्री सेंटीग्रेड ये। लेकिन यदि यहीं वहीं पर हमने रात रुकने का प्लान कर दिया, वहीं पर हमने नाइट रुकने का प्लान कर दिया, तो वहाँ पे रात में तापमान, रात में जो टेम्परेचर होगा वो कितना होगा, 14 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना होगा? 14 डिग्री सेंटीग्रेड। तो दिन और रात के तापमान में लगभग कितना अंतर हो गया, 32 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना? 32 डिग्री सेंटीग्रेड। इतना दैनिक तापांतर पूरे राजस्थान में कहीं पर भी नहीं मिलता है। इट मीन्स हम एक कॉमन लॉ निकाल सकते हैं, एक कॉमन नियम निकाल सकते हैं कि सभी मरुस्थलीय भागों के अंदर दैनिक तापांतर सबसे अधिक होता है। आपके सामने प्रश्न आ गया कि निम्न में से, आप सपोज BS3C का एग्जाम दे रहे, एक प्रश्न पूछ लिया कि निम्न में से किस क्षेत्र में दैनिक तापांतर सर्वाधिक होता है, अरावली पर्वतीय क्षेत्र, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, पूर्वी मैदानी भाग या दक्षिणी पूर्वी हाड़ौती प्रदेश। तो क्या ऑप्शन सही होगा? पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के अंदर दैनिक तापांतर क्या होता है, सबसे अधिक होता है, क्योंकि रेत है। रेत की विशेषता क्या होती है, तापमान पाकर जल्दी क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है। रात्रि के समय वनस्पति नहीं है, बादल नहीं है, आर्द्रता नहीं है, जो कि वायुमंडल के अंदर तापमान को अवशोषित करने का, पार्थिव विकिरण को रोकने का कार्य करते हैं, लेकिन ये फैक्टर वायुमंडल के अंदर नहीं है वहाँ पर। तो इसकी वजह से जितना भी टेम्परेचर पार्थिव विकिरण के द्वारा निकलता है वो सारा का सारा अंतरिक्ष में चला जाता है। तो इसलिए रात का तापमान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। रेत जो है वो स्वभाव में कैसी होती है, जल्दी ठंडी हो जाती है, अणु दूर दूर है, उसके कण दूर दूर होते हैं, तो इसकी वजह से वो रात में रेत क्या हो जाएगी, जल्दी ठंडी हो जाएगी। दैनिक तापांतर सबसे अधिक कहाँ मिलेगा, पश्चिमी मरुस्थल में। तो इस भाग में दैनिक तापांतर सबसे अधिक होता है। ठीक, तापमान का फैक्टर समझ में आ गया कि मार्च के महीने से तापमान बढ़ना शुरू हो जाता है और जून का महीना राजस्थान के अंदर सबसे अधिक गर्म होता है। क्लियर? चलिए, दूसरा बिंदु है हमारा आर्द्रता और वायुदाब। देखिए, वायुदाब और तापमान में अपोजिट रिलेशन होता है, ये हम लोग पहले सीख चुके हैं कि यदि थर्मामीटर अप है तो बैरोमीटर क्या होगा, डाउन होगा, और यदि बैरोमीटर अप है तो थर्मामीटर क्या होगा, डाउन होगा, है ना। नॉर्मली नियम ये है कि तापमान अधिक है तो वायुदाब कम, और तापमान कम है तो वायुदाब अधिक होता है। तो इस समय में सीधी सी बात है कि तापमान क्या है, अधिक है, तो वायुदाब क्या होता है, कम होता है। तो समूचे राजस्थान के अंदर वायुदाब बहुत कम होता है। आर्द्रता भी बहुत कम होती है, क्योंकि हमारे यहाँ कोई जल स्रोत तो है नहीं, वनस्पति का भी अभाव है, साथ ही साथ तापमान बहुत ज़्यादा है, तो कह सकते हो कि वाष्पीकरण की क्रिया जो है वो इतनी ज़्यादा सक्रिय तो रहती है, लेकिन हवाएं फिर भी शुष्क रहती हैं। तो आर्द्रता और वायुदाब दोनों ही क्या होते हैं, इस समय में कम होते हैं। अगला बिंदु है तीसरा,
पवने, तीसरा फैक्टर क्या है, पवने। तो इस समय धरातल पर कह सकते हो कि शुष्क और गर्म हवाएं चलती हैं। इन शुष्क और गर्म हवाओं को राजस्थान में क्या कहा जाता है, लू। क्या कहते हैं, लू। स्थानीय पवने हैं एक तरह से। कौन सी पवने हैं, स्थानीय पवने। हम जब हमने पवनों को समझा था उस समय समझा था कि पवनों के प्रकार, तो पवनों में एक तो थी स्थायी पवने। स्थायी पवने कौन कौन सी, रिपीट कीजिए एक बार, व्यापारिक, पछुआ और ध्रुवीय। ये तीनों कौन सी हैं, स्थायी। कौन सी थी, स्थायी पवने थी, है ना, जिसको कह सकते हैं ग्रही या सनातनी पवने। फिर दूसरी थी हमारी मौसमी पवने, है ना, जिसमें लू है हमारी, कौन सी पवन है, मौसमी पवन है ना। और थी सामयिक पवन है, जिसमें मानसून भी आ जाता है। मानसून भी किस प्रकार की पवन है, सामयिक पवन है। तो लू जो है वो कैसी है, स्थानीय, लोकल विंड है। ये केवल राजस्थान पर ही चलती है। इसका प्रभाव भारत के दूसरे भागों पर बहुत ही कम पड़ता है। सबसे अधिक प्रभाव कहाँ पड़ता है, राजस्थान में। राजस्थान में भी थार के मरुस्थल में सबसे अधिक चलती है। तो थार के मरुस्थल के अंदर ग्रीष्म काल में चलने वाली शुष्क, गर्म, तीव्र, प्रचंड पवनों को क्या कहते हैं, लू कहते हैं। इसकी वजह से कई सारे लोग काल के भी शिकार हो जाते हैं, मर भी जाते हैं। कैसे, हमारे भाषा में भी कहते हैं कि इसको लू लग गई है। डॉक्टर के पास भी जाओगे, अचानक से गर्मी के समय में आंखें जल रही हैं, है ना, उल्टी जैसा हो रहा है, इट मीन्स आपको क्या हो गया है, लू लगी है। इसलिए हम कैसा कहते हैं कि जब गर्मियों के समय बाहर निकलो तो छाछ पी कर जाओ, प्याज खा कर जाओ, जो हमें लू से क्या करते हैं, बचाते हैं। ठंडी चीज़ें, ठंडा पानी पीकर बाहर निकलना चाहिए, जो कि इस प्रकार की पवन से बचाते हैं। तो इस समय कौन सी पवनें चलती हैं, लू चलती है। अगली बात, वर्षा। अगला बिंदु है वर्षा। ग्रीष्म ऋतु में राजस्थान के अंदर अमूमन वर्षा नहीं होती है। गर्मियों के समय में राजस्थान के अंदर वर्षा नहीं होती है, लेकिन फिर भी कभी कभी क्या होता है कि जलीय भागों से आने वाली हवाएं, जलीय भागों से आने वाली जो हवाएं हैं वो राजस्थान के अंदर जो गर्म और शुष्क पवनें उनसे मिलती हैं, और गर्म और शुष्क पवनों से मिलने के कारण प्रचंड तूफान जैसी स्थिति आ जाती है ना। देखा होगा कि मई जून का महीना है और आम के पेड़ के ऊपर छोटा छोटा मोर आ जाता है, छोटे छोटे आम लग जाते हैं, और जैसे ही मई और जून का महीना, जून और जुलाई का जो महीना होता है, इस दौरान अचानक से तेज़ हवाएं चलती हैं और बिल्कुल आम से लदा हुआ जो पेड़ है वो हिलने लगता है और सारे आम गिर जाते हैं। हम लोग दौड़ते हैं फिर आम उठाने के लिए, सब लोग, और भर भर के आम ले आते हैं। ये सब किसकी वजह से होता है, स्टॉर्म की वजह से। बातें नहीं, किसकी वजह से होता है, स्टॉर्म की वजह से। जब गर्म हवाएं और ठंडी हवाओं का मेल होता है तो गर्म और ठंडी हवाओं के मिलन के कारण स्टॉर्म बनते हैं और एक तरह से प्रचंड तूफान जैसी स्थिति बन जाती है। तो इस समय वर्षा लगभग नहीं होती है। इस समय वर्षा का अभाव होता है। कभी कभी हवाएं जो हैं वो गोल आकार में घूमने लगती है इस तरह से, है ना। ऐसे बोलते हैं, हम हमारी भाषा में बोलते हैं भूत आ गया, क्या आ गया, भूत या भूतेली आ गई, इस तरह से बोलते हैं। ये जो भूत या भूतेली, इसको भभूलिया कहते हैं। क्या कहा जाता है, क्या कहते हैं, भभूलिया। क्या है ये, भभूलिया। जो गर्मियों के समय में गोल गोल जो हवाएं चलती हैं गोलाकार रूप में, वो क्या कहलाती हैं, भभूलिया कहलाती हैं। ये कौन सी ऋतु हो गई हमारी, ग्रीष्म ऋतु। कौन सी ऋतु, ग्रीष्म ऋतु के लगभग समाप्ति पर, ग्रीष्म ऋतु की समाप्ति पर पूरे भारत में अलग अलग जगहों पर वर्षा होती है, जिसके अलग अलग स्थानीय नाम हैं। ये हमको पता होने चाहिए। जैसे कि कहीं पर इसे क्या कहते हैं, काल बैसाखी, क्या कहते हैं, काल बैसाखी। कहीं पर इसको आम्र वर्षा कहते हैं, कहीं पर इसको फूलों की बौछार कहते हैं, फूलों की बौछार। कहीं पर इसको बारदोली छींटा कहते हैं। क्या कहते हैं, बारदोली छींटा। यस, कीप साइलेंस प्लीज। काल बैसाखी, आम्र वर्षा, फूलों की बौछार और बारदोली छींटा। और कहीं पर इसको भुंगड़ा भी कहते हैं। ठीक, समझते हैं कहाँ कहाँ किसको क्या क्या कहा जाता है। काल बैसाखी कहा जाता है पश्चिम बंगाल में। क्या कहा जाता है, पश्चिम बंगाल में ग्रीष्म ऋतु के अंदर होने वाली जो वर्षा है उसे क्या कहा जाता है, काल बैसाखी। लेकिन ये जो वर्षा है, ये वर्षा प्रचंड हवाओं के साथ साथ होती है, तो इसकी इतनी अधिक प्रचंडता होती है कि इसका नाम ही क्या पड़ गया, काल बैसाखी पड़ गया। इससे कई मात्रा में नुकसान होता है। हालांकि काल बैसाखी से यहाँ पर जो चाय की कृषि होती है, यहाँ पर जो चावल की कृषि होती है, जूट की कृषि होती है, उसको थोड़ा फायदा होता है।
चाय की कृषि में तो फिर भी थोड़ा इतना अधिक फायदा नहीं होता, लेकिन जूट और चावल की कृषि के लिए काल वैसाखी क्या होती है, फायदेमंद होती है। लेकिन वहाँ के लोगों, स्थानीय निवासियों के लिए काल का कार्य करती है, इसीलिए इसका नाम क्या है, काल वैसाखी। तो काल वैसाखी कहाँ कहा जाता है, पश्चिम बंगाल में। इसी तरह से आम्रवर्षा, आम्रवर्षा केरल कर्नाटक में कहा जाता है। कहाँ कहा जाता है, केरल और कर्नाटक के अंदर। देखा होगा कि हमारे यहाँ आम पके भी नहीं है और मार्केट में आम आना शुरू हो जाते हैं, मार्केट के अंदर आम आने शुरू हो जाते हैं। ये आम इसी वजह से होते हैं, किसकी वजह से, आम्रवर्षा की वजह से। तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक का जो तटीय भाग है, यहाँ पर इस बारिश की वजह से आम जो है वो जल्दी पक जाते हैं, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, आम्रवर्षा कहते हैं। एक और है फूलों की बौछार। फूलों की बौछार भी कर्नाटक और केरल में ही कहते हैं। कर्नाटक और केरल के अंदर कहवा के जो फूल होते हैं, इसकी वजह से कहवा के फूल आने लग जाते हैं, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, फूलों की बौछार। एक तरह से फायदेमंद है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, फूलों की बौछार। और दूसरी है बारदोली छींटा। बारदोली छींटा इसको असम में कहा जाता है। ग्रीष्मकाल के समय में जो बारिश होती है, मतलब मानसून काल से पहले और ग्रीष्मकाल की समाप्ति के दौरान जो बारिश होती है, उसे असम में क्या कहा जाता है, बारदोली छींटा कहते हैं। और इसी तरह से बुंगड़ा जो है वो राजस्थान के अंदर जो ग्रीष्मकाल में थोड़ी बहुत बारिश हो जाती है, उसे क्या कहते हैं, बुंगड़ा कहते हैं। क्लियर। ये हो गए राजस्थान के अंदर ग्रीष्म ऋतु की सारी विशेषताएं, कि ग्रीष्म ऋतु के अंदर क्या क्या स्थितियाँ होती है, जलवायु के अंदर कौन कौन से तत्व की क्या स्थिति होती है। क्लियर। चलिए लिखिए इसको।